दोस्तों, मैं विकास कुमार द EDU24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम साइंस का सीरीज अभी लेकर के चल रहे थे और 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 41 नंबर से हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले ये साइंस का इम्पोर्टेंस जो है, अभी हाल फिलहाल का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो जैसे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे से रिलेटेड होने वाला है, AEDO का होने वाला है एग्ज़ाम, और भी बिहार के आपका जो टीचर वाला जो है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये सब जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें साइंस के प्रश्न आते हैं, क्लास से एग्जाम में प्रश्न अधिकांश मात्रा में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग जो है बारी बारी से इस क्लास को देखिएगा और अपना रिव्यू भी दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू। पहला सवाल है, यहाँ देखिएगा कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बोला गया कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो इस संसार में जो भी जीव जंतु है ना, उसका निर्माण जो है सेल से शुरू हो। हाँ, सेल का ही होता है। सेलुलर का जो है, क्या के आधार पे बात करें, जीव जंतु को दो वर्गों में आपका का वाला या सेलुलर और बाकी सेलुलर। ठीक है, जो भी जीव जंतु है सबका निर्माण जो है वो कोशिका से हुआ। कोशिका के बारे में जो है सबसे पहले 1665 में के बारे में सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ने बताया था कोशिका के बारे में। ये जो कोशिका था ये मृत था। ऐसा था, मृत यानी डेड था, मरा हुआ था। क्या था? डेड था। लेकिन पहली बार रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया, इसलिए कोशिका का जनक जो है वो रॉबर्ट हुक को कह देते हैं। लेकिन जीवित कोशिका के बारे में अगर हम बात करें, जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले 1674 में ल्यूवेन हॉक ने बताया। ल्यूवेन हॉक ने बताया था, ल्यूवेन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, आगे हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए जो कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत का मतलब क्या, कि जीव जो होते हैं वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, में आपका स्लाइडेन स्वान का नाम आता है, रूडोल्फ बिरचाउ का नाम आता है। हम लोग कोशिका सिद्धांत को भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में इससे ज़्यादा प्रश्न जाते हैं। अगर हम लोग कोशिका सिद्धांत की बात करें, का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत की बात करें का सिद्धांत की बात, तो इसमें बताया गया कि सभी जीव जंतु जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। इससे रिलेटेड जो है, आप 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा जिससे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक का तो नाम हो गया स्लाइडेन,
आई, एक का नाम हो गया स्वान, एक का नाम हो गया रूडोल्फ बिरचाऊ। रूडोल्फ ठीक है, एक का नाम हो गया स्लाइडेन, एक का नाम हो गया स्वान, और तीसरा का नाम क्या है? रूडोल्फ बिरचाऊ। इन्होंने क्या बताया वही एग्जैक्ट पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो हम लोग अभी लिखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्लाइडेन और स्वान जो है वो कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या? कि जीव जो होते हैं ना वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें स्वान जो है, स्वान इसने इसने बताया कि जंतु, यानी इन्होंने जंतु के बारे में स्टडी किया, एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, और बताया कि एनिमल्स जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। स्वान जो है वो बताए कि जंतु, कौन सा जंतु? यानी एनिमल्स, एनिमल्स एनिमल्स ये किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वान जो है इन्होंने बताया कि जंतु जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, जबकि स्लाइडेन ने बताया कि पेड़ पौधा जो होते हैं वो कोशिका के बने। दोनों में अंतर समझिएगा, कोशिका सिद्धांत तो दोनों दिए, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, इन्होंने बताया कि पेड़ पौधा जो होता है ना वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मतलब ये प्लांट्स के बारे में ज़्यादा अध्ययन किए थे। स्लाइडेन प्लांट्स के बारे में ज़्यादा अध्ययन किए थे। ठीक है, और इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर नहीं होते हैं। लिखेंगे पेड़ पौधे, स्वान में किसमें लिखेंगे? स्वान में, सॉरी स्लाइडेन में। किसमें? स्लाइडेन में। स्लाइडेन में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पेड़ पौधे कोशिका के बने होते हैं, कोशिका के में होते हैं, कोशिका के बने थे। अब बिरचाऊ महोदय ने क्या बताया? तो बिरचाऊ महोदय ने बताया कि जो भी कोशिका का निर्माण होता है ना वो पुराने कोशिका से होता है। बिरचाऊ महोदय ने बताया, ये भी सिद्धांत दिए ना। और इनको जो है फिर जैसे स्लाइडेन और स्वान का जो है थ्योरी रिलेटेड टू सेल, उसी में क्या किया गया? रूडोल्फ बिरचाऊ को भी ऐड कर दिया गया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि नए कोशिका का निर्माण, नए कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होते हैं, पुराने कोशिका से होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये तीनों लाइन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में जब आता है तो उलझन आ जाता है, उलझना नहीं है। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिया, लेकिन स्लाइडेन ने एग्जैक्ट किसके बारे में बताया? पेड़ पौधा के बारे में, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, जबकि स्वान ने बताया कि जंतु जो होते हैं वो कोशिका के, एनिमल्स जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। जबकि बिरचाऊ ने बताया क्या? कि नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होते हैं। ये तीनों लाइन एग्जैक्ट परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये कब कब बताएं? तो इसको ध्यान में रखिएगा 1838, इसको ध्यान में रखिएगा 1840, और इसको ध्यान में रखिएगा 1855। ठीक है, 1838, 1839, 1855। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत समझ में आ गया, स्लाइडेन और स्वान, साथ में बिरचाऊ। ठीक है,
नेक्स्ट अब देखते हैं थोड़ा सा फिर। अब यहाँ जो है उत्तक है, टिश्यू। तो बहुत सारे जो कोशिका होता है उस वो जो जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है? टिश्यू का निर्माण, उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है। और उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो ठीक है, उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है। और बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है? अंग का। और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव के शरीर में कौन सा अंग जो है वो इंसुलिन इंसुलिन उत्पन्न करता है? तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय जिसको हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं, क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। तो अग्नाशय जो होता है पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज में कोशिका होता है जिसका नाम है बीटा कोशिका। क्या नाम है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका के लैंगर हैंग्स द्वीपिका, लैंगर हैंग्स द्वीपिका, ठीक है, बीटा कोशिका के लैंगर हैंग्स द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये पूरा बात याद रखना होगा। सिर्फ ये काम नहीं चलाना है कि अंगनाशय से इंसुलिन निकलता है। ठीक है ना। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? जिंक होता है। कौन सा धातु होता है? जिंक। इसको ध्यान में रखिए। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? कौन सा धातु होता है? जिंक होता है। जिंक इसको। ठीक है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज हो जाएगा। अगर हम बात करें यकृत की बात करें यकृत की, तो यकृत जो होता है वो लगभग 500 से अधिक प्रकार का काम जो है वो बेचारा अकेले करता है। लोग इसको ही करके खराब करने में तुलल रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो जो है हम लोग लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं। जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है प्रयोगशाला, इसको, ठीक है, किसको? लीवर को बोला जाता है प्रयोग। इसको हम लोग जो है लेबोरेटरी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? प्रयोगशाला। पूछा जाता है अंगों को प्रयोगशाला कहते हैं लोग। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है। साथ में ध्यान रखिएगा कि यकृत से जो है क्या निकलता है? चलिए देख लेते हैं। यकृत से, यकृत यानी लीवर से एक तो यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का। किसका? यूरिया का। ठीक है। NH2 जो NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। इसको ध्यान में रखिएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH2 के होल ट्वाइस। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिए, ये जो है यूरिया, ऐसे बोला जाता था कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है ना, उसको लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता। लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बोहलर नाम का साइंटिस्ट जो है वो सबको फेल कर दिया। और पहला कार्बनिक पदार्थ जो बनाया गया लेबोरेटरी में, का नाम था यूरिया। ये ध्यान में रखिएगा, अभी लिख रहे। तो यूरिया का जो है पहला कार्बनिक पदार्थ, पहला कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ से लैब में बनाया गया, लैब में तैयार किया गया, तैयार किया गया। उसका क्या नाम था?
यूरिया नाम था। क्या नाम था? यूरिया। और इसको बनाया किसने? इसको बनाया किसने? तो यूरिया को बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बोहलर। क्या नाम था? बोहलर। कब बनाया था? 1828 में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेट भी पूछा जा सकता है। और फार्मूला तो अभी लिख ही दिए यूरिया का, फार्मूला लिख दिया ना, CONH2 के होल टू आई। ठीक है। क्या है इसमें? यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या निकल गया? यूरिया का निर्माण होता है। और एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है, बाइल्स, जो पित्त होता है। क्या होता है? पित्त, वो भी लिखिए। पित्त, पित्त, पित्त यानी बाइल, बाइल जूस, बाइल, ठीक है। ये भी जो है यकृत से ही निकलता है। और इतना बार परीक्षा में पूछा गया है जिसका कोई जवाब नहीं, ध्यान में रखिए। पित्त यकृत से, कहाँ से? यकृत से। यकृत में बनता है, यकृत में बनता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? यहाँ लिखिएगा इसको और थोड़ा क्लियर कीजिए। यकृत में निर्माण होता है, यकृत में निर्माण होता है, जबकि जबकि जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय। पित्ताशय को ही हम लोग अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो ध्यान में रखिए, निर्माण होता है लीवर में, लेकिन जमा कहाँ होता है? जस्ट लीवर के नीचे ही छोटा सा फैला होता है, उसी में, उसी का नाम है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। उसी में जमा होता है कौन? पित्त। इसका काम क्या है? तो जो वसा होता है, वसा यानी फैट्स, उसका इमल्सीकरण करता है, यानी उसे छोटे छोटे होता है। इसका काम देख लीजिए। इसका काम जो है, काम क्या है? वसा का इमल्सीकरण, इमल्सी, वसा का इमल्सीकरण यानी जटिल वसा को साधारण वसा में तोड़ देना। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जितना भी बात बताया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। उसके बाद अगर हम लोग गुर्दा की बात करें, किडनी की बात करें, तो किडनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। किडनी को हम लोग विरिकक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग विरिकक, को हम लोग गुर्दा, इसी को हम लोग किडनी कहते हैं। और किडनी कितने होते हैं? दो। किडनी का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर के होता है। किसे होता है? छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर के होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। किससे निर्माण होता है इसका? नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से निर्माण। किडनी का निर्माण किससे होता है? नेफ्रॉन से होता है। और ये काम क्या करता है? तो हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का काम यही करता है। हमारे ब्लड ब्लड को जो है छानने का काम कौन करता है? किडनी ही तो करता है ना। जैसे ब्लड को जो शुद्ध किया जाता है वो दो तरीका से। एक तो है कि फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? ब्लड में मिला करके उसको इम्प्योर करेगा, यानी अरे सॉरी, इम्प्योर नहीं, प्योर करेगा। क्या करेगा? प्योर करेगा, शुद्ध करेगा। और दूसरा है कि किडनी जो होता है वो ब्लड को छान करके, छन्ना, छान करके क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो बाहर निकल जाता है, और उसका जो भी इम्पोर्टेंस चीज होता है वो फिर ब्लड में ही अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। हृदय की अगर हम लोग बात करें तो हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा के बारे में भी। हार्ट, हार्ट जो होता है यह क्या है? एक तरह का मसल है, मांसपेशी है, इसमें हड्डी उड्डी नहीं होता है, हड्डी उड्डी इसमें नहीं होता है। क्या है ये? मांसपेशी। क्या है? मांसपेशी। अगर मुट्ठी को बंद कीजिएगा, ठीक है ना, तो यही मुट्ठी भर होता है हृदय, हार्ट। ठीक है, मुट्ठी भर होता है। इसमें कितने चेंबर होते हैं? चेंबर कितने होते हैं? चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्ष। या इसी को हम लोग वेश्म कह देते हैं, कह देते हैं, वेश्म कह देते हैं। कितना होता है इसमें? चार। कितना होता है? चार। कौन कौन होता है? अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट हो गया, क्या हो गया? तो हम लोग हार्ट मानते हैं, इसका चार चेंबर हो गया, क्या हो गया? चार चेंबर। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। इधर वाला को भी बोलेंगे ऑरिकल। इसको वाला इस इधर वाला को हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। क्या बोलते हैं? राइट ऑरिकल। और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं दायां आलिंद। क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बायां आलिंद। बायां आलिंद। ठीक है। नीचे वाला को हम लोग क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल। कहेंगे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्री देखिए, इसका कभी कभी नाम जो है ना, ऑरिकल के जगह पे आपको एट्रियम भी दे देता है, तो उससे घबराने का नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होता है। और ऑरिकल बोले तो या एट्रियम बोले तो वही चीज़ है। ठीक है। इसमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? दायां नीलय। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं हृदय के बारे में क्या है। इसमें ब्लड जो है दो बार आता है। पूछा जाता है कि हृदय में ब्लड कितना बार आता है? दो बार आता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कैसे दो बार आता है? एक बार जो है इसमें देख लीजिए, फेफड़ा यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेफड़ा, यानी लंग्स। क्या बोलेंगे? लंग्स। ठीक है। और ये हो गया आपका शरीर। शरीर तो तुम थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। मान लीजिए कि शरीर है, शरीर से ब्लड जो है वो क्या होगा? इम्प्योर होके जाएगा, यानी अशुद्ध होके जाएगा। अशुद्ध का क्या मतलब? उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। अशुद्ध का मतलब यही होता है कि CO2 का मतलब ज़्यादा होगा ब्लड में और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा, CO2 की मात्रा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्लड यहाँ चला, ये आपका आएगा इसमें। पूछा जाता है कि इम्प्योर ब्लड जो होता है, अशुद्ध ब्लड जो होता है, वो हृदय के किस भाग में जाता है? हृदय के किस भाग में जाता है? किस भाग में जा रहा है? देखिए यहाँ पे जा रहा है ना, किस में? राइट ऑरिकल में, यानी दायां आलिंद में। दायां आलिंद में जा रहा है। फिर ये दायां आलिंद में जाने के बाद फिर आएगा यहाँ नीचे इसमें राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक नली होता है। ठीक है। यहाँ पे एक क्या होता है? नली। ये नली जुड़ा होता है इससे, फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी।
फुफ्फुस धमनी। अभी ये फुफ्फुस धमनी क्या कर रहा है, ये इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाएगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा में जब ले जाएगा तो फेफड़ा क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा उसमें अधिक मात्रा में और उसको शुद्ध करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, शुद्ध करेगा। ठीक है, और शुद्ध करने के बाद वो फिर चलाएगा किस में, ऐसे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, जब ये प्योर हो जाएगा, ब्लड जो है शुद्ध हो जाएगा फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलने के बाद, तो वो कहाँ चलाएगा, बायां आलिंद में आ जाए। और बायां आलिंद में आने, और ये जो नली जो ला रहा है, इस नली को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा। तो ये ब्लड जो आया है ये क्या है, शुद्ध है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। और ये ब्लड इससे होकर के फिर आएगा इसमें और फिर पूरा शरीर में जाए। ठीक है, चलिए इस तरह से फिर और आगे फिर देखेंगे इसके बाद। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया जो है किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। कारण होता है, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जीवाणु से याद रखिएगा, हैजा, टाइफाइड, ये सब जो होता है। विषाणु से कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, ये सब, पोलियो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टाइफाइड, क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, क्या बोलते हैं इसको, तपेदिक, हिंदी में तपेदिक। और भी हो जाएगा इसमें भी, डेंगू, पोलियो, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया। ये सब किससे होता है, वायरस से ही होता है। उसके बाद फंगस से जो होता है, जो भी खुजली सब जो होता है या गंजापन ये सब जो होता है वो फंगस। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो। चलिए नेक्स्ट। द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड। पौधे में हरा वर्ण क्या कहलाता है, पौधे में हरा वर्ण क्या कहलाएगा, क्लोरोफिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, कैरोटीन के कारण जो होता है वो गाजर ये सब का रंग लाल होता है, ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। द ब्रेन इज लोकेटेड इन द, ब्रेन कहाँ पे अवस्थित होता है, तो ब्रेन जो है जिस खोखला में होता है, जिस हड्डी के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है ना रोल निभाता है। चोट टूट से, आघात से हमको हमारे ब्रेन को जो है क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, क्या कहलाता है, तो हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश को किसी पदार्थ से टकराकर लौटने की घटनाओं को क्या कहते हैं, परावर्तन का, ध्यान में रखिए। ठीक है, और विवर्तन जो होता है वो किसी पतले कोनों से, किसी पतले कोनों से प्रकाश को टकराकर मुड़ जाना, क्या कहलाता है, विवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब है कि
द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। बोला कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है। तो त्वरण लगभग कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लगभग में हम लोग 10 मान के भी, ठीक है, तो हम लोग लगभग में कितना मान के चलते हैं, 10 मान के भी चलते हैं ध्यान में। अब है निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक कौन है, इसमें ताम अति नहीं दिया है, चांदी नहीं दिया है, तो सबसे अच्छा चांदी ही होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा, क्या क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। दूसरा नंबर पे कौन आ जाता है, तांबा, कौन आ जाता है, तांबा, यानी कॉपर, क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक, द यूनिट ऑफ वर्क, बोला गया कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या है, कार्य का ऐसा यूनिट क्या है, तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। जूल किसका किसका होता है, तो एक तो हो गया आपका कार्य का यानी वर्क, उसके बाद होता है ऊर्जा का, एनर्जी, है ना, हीट यानी उष्मा का भी, ठीक है, ये सब किसका है, इसका मात्रा क्या होता है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ये सब का जूल होता है, क्या होता है, न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है फोर्स का, क्या होता है, यानी बल का, क्या होता है, बल का होता है। आगे क्या है, वाट, वाट जो होता है वो किसका होता है, शक्ति, यानी क्या है, पास्कल जो होता है क्या होता है, दाब का होता है। दाब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, दाब बराबर बल बटा, बल बटा क्षेत्र, दाब का फॉर्मूला। शक्ति किसको बोलते हैं, तो इकाई समय में काम करने की जो दर होता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसके बाद न्यूटन जो है, तो न्यूटन जो है वो, ठीक है, आगे है कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट। बोला गया कि अवतल लेंस का उपयोग जो है किसको ठीक करने के लिए किया जाता है, तो हमको जो है अब इसके साथ साथ चारों दोषों को जो भी ये डिमेरिट से के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें तो कहा गया है कि अवतल लेंस का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो अवतल लेंस का यूज जो है हम लोग के लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहे, ये ध्यान में रखिएगा, निकट में जो है वो 3 गो अक्षर है, न क ट, है ना, निकट में कितने अक्षर है, 3 गो, 3 गो को कौन भगाएगा, 4 गो वाला ना, अगर 3 गो को भगाना है तो एगो ज़्यादा चाहिए, 4 गो वाला भगाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देखिए, दूर दृष्टि, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर में ट्रोपिया, इसमें 2 गो अक्षर है, तो इसको भगाएगा 3 गो वाला, गो वाला, 3 गो वाला, यानी उत्तल लेंस, कौन भगाएगा इसको, उत्तल लेंस भगाएगा। इसको जो है जरा दृष्टि जो है, जरा दृष्टि, जरा दृष्टि में क्या होता है कि ये ऐसा मतलब कि आँख में होने वाला डिस्टरबेंस है, जिसके वजह से ना दूर की वस्तु ठीक से दिखाई देता है, ना नज़दीक की वस्तु ठीक से दिखाई देता है, तो इसके लिए जो है दोनों चाहिए। जब नज़दीक का भी नहीं दिखे, दूर का भी ठीक से नहीं दिखता है, तो हमको दोनों तरह का लेंस का उपयोग करना होता है। और इसमें जो है हम लोग सुई फोकस वाला, सुई फोकसी, सुई फोकसी लेंस का
द्वि फोकसी लेंस का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और अस्टिग्मेटिज्म जो है, इसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि इसमें वस्तु निकट दृष्टि में, अब यहाँ पे नाम के हिसाब से अगर चलते हैं तो ऐसा लगेगा कि निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उल्टा है। नाम में निकट है कि निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकटे का वस्तु ठीक दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। यानी ये ऐसा दोष है, ये ऐसा कमी है आंख में, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु ठीक से साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसमें जो है दूर में दूरे के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखा। बाकी ये दोनों इसमें हो जाता है, जो है सो दोनों साफ से खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, तो ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे है कि द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज, बोला कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो सोना का रासायनिक प्रतीक जो है Au होता है। क्या होता है, Au, तो ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये जो है वो सिल्वर का है, ठीक है। ये हो जाएगा सोना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। सोना एक ऐसा मतलब कि धातु है जो पतले तार के रूप में भी बदला जाता है, तार के रूप। और सिल्वर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए नेक्स्ट अगला है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, क्या में होता है, बताइए। एसिटिक अम्ल, क्या में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। अच्छा, सिट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में, किसमें होता है, नींबू में होता है सिट्रिक, ठीक है। अंगूर में भी कह सकते हैं, क्या वाला जो होता है। एसिटिक तो हो गया आपका सिरका में, टार्टरिक होता है किस में, बताइए। इमली में, किस में होता है, इमली में टार्टरिक होता है, ठीक है। और लैक्टिक किस में होता है, दूध, दूध, ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में लेमन कहेंगे, तो कहेंगे टैमरिंड, तो कहेंगे मिल्क, तो कहेंगे, ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ऐसे थोड़ा सा और देख लीजिए। सेब, सेब में जो होता है एसिड उसका नाम है माइलिक, क्या नाम है, माइलिक एसिड, ठीक है। टमाटर और पालक, टमाटर और पालक में जो एसिड होता है उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। ईटी जो है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या, तो ये सब ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है ना किसकी संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर
परमाणु संख्या किसे कहते हैं वो जब भी पूछेगा तब तो हमारा तब प्रोटॉन की जो संख्या होता है तो हम लोग परमाणु संख्या, वो लगभग इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये धातु है, मान लीजिए मेटल है, अगर वो त्यागता है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, खोज कीजिए, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। ठीक है, अब मान लीजिए कि एगो ये तो धातु है, धातु का यह गुण होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, त्याग देगा, है ना। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस पे आ जाएगा Na+, क्या आ जाएगा? Na+। Na+ का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें रहेगा 11 ही, प्रोटॉन की संख्या इसमें 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। कैसे? एगो तो चला गया ना, त्याग दिया ना, लेकिन यहाँ बोला है उदासीन, कोई काम उम नहीं है, बिना उदासीन है, काम में नहीं किया है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए और ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? नाभिक में क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में नाभिक में ये नाभिक है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इसी ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो ऐड करके जो संख्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं ना, वही हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या में आपके क्या कीजिए कि मास नंबर में से, यानी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पे कि श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, यानी विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। तो श्वसन के लिए कौन सा होगा? बताइए ना, कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। श्वसन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन। श्वसन के लिए हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसका कितना होता है? 7। ये ध्यान में रखिए। ठीक है, कि नाइट्रोजन जो होता है, ये इसमें हम लोग सीमेंट को रखते हैं, मवेशी का जो वीर्य होता है उसको रखते हैं, ठंडा ठंडा होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है। अच्छा, इसका मात्रा बताइए तो आप कमेंट में इसका मात्रा बताइएगा, यह कितना % होता है वायुमंडल में? कौन सा? नाइट्रोजन के बारे में बताइएगा, ऑक्सीजन के बारे में बता दीजिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं भविष्य का ईंधन, हमारा इसको ही। चलिए नेक्स्ट, अगला है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ। ठीक है, वो ट्रिक अगर आप याद रखिएगा ना, तो जो क्रियाशीलता के बारे में जब भी प्रश्न आएगा तो कभी गलती होने वाला है ये नहीं है, ऐसा आपको एक ट्रिक मिलने वाला है। ठीक है, क्रियाशीलता के बारे में पूछा है ना, इसको ध्यान में रखिए। चलिए ट्रिक को देखते हैं। तो याद रखिएगा, ओशो, ओशो का, ओशो ओशो का माँ ऑल कार तल है,
शीतल, शीतल है, यहाँ से अब लिख। इसका मतलब क्या है? ओशो का माँ ऑल कार जीतल है। अब कैसन कैसन कार जीती है वो लिख लीजिए। तो एक जीती है कॉपर वाला, कौन वाला? कॉपर वाला। एक जीती है मरकरी वाला, कौन वाला? मरकरी वाला। और ऐसे नहीं याद रखिएगा, सीएम याद रखिएगा, सीएम, है ना। उसके बाद कौन वाला? सिल्वर वाला, कौन वाला? सिल्वर, सिल्वर वाला। फिर सोना वाला, फिर प्लेटिनम वाला। पोसो का माँ ऑल कार जीतल है। जीतल में क्या क्या स्पेलिंग हो जाएगा देख लीजिए। ZITL, ZITL, जीतल है। CM, सी मतलब क्या हो जाएगा? कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। M का मतलब मरकरी। अभी हम सबके बारे में बता देते हैं। ये ऐसा ट्रिक है ना, जिसको आप याद रखिएगा तो अभिक्रियाशीलता के बारे में जब भी पूछा जाएगा प्रश्न तो आपसे गलती नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें क्या है? O का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है? O का मतलब क्या होता है? पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। क्या होता है? तो हम लोग किसे दिखाते हैं? A से, ठीक है। दो का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। इसको हम लोग Na से दिखाते है कि नहीं। का मतलब होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल कैल्शियम, इसको हम लोग Ca से लिखते हैं। और उसके बाद ये हो जाएगा Mg का मतलब, Mg का मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग, हम बोल देते हैं, आप लिखिए। ये Mg से मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। ऑल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। ऑल का मतलब क्या हो गया? एल्यूमिनियम। उसके बाद कार का मतलब हो गया कार्बन। कार का मतलब क्या हो गया? कार्बन। लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। बार बार कहते हैं कि जब भी आप क्लास देखने के लिए बैठा कीजिए, कॉपी नोटबुक नोटबुक पेन जो होता है वो साथ में लेकर के बैठिएगा और इसको लिखिएगा। लिखने से बहुत ज़्यादा समझ में आता है, याद होता है, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया क्या? ऑल का मतलब एल्यूमिनियम, कार का मतलब कार्बन, और जेड का मतलब हो गया जिंक, आई का मतलब हो गया आयरन, और टी का मतलब टीन, TIN, टीन, जिसका संकेत होता है एसएन। क्या होता है? एसएन। और एल का मतलब क्या हो गया? लेड, सीसा, लेड सी। और ये एच का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। और यहाँ पे देख लीजिए, सी का मतलब कॉपर। क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा, रोक रोक के वीडियो, कॉपर, ठीक है। और ये हो जाएगा एम से मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी। फिर एजी से क्या हो जाएगा? चांदी, अर्जेंटीनम जिसको बोलते हैं, सिल्वर। एयू से क्या हो जाएगा? सोना। और सबसे नीचे क्या है? प्लेटिनम। तो ये ऐसे चलता है। सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ऐसे ऐसे करते करते सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? प्लेटिनम। यहाँ आपसे क्या पूछा है? द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? पहले कौन है? ओ से पोटेशियम, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब ये सब तांबा है तो तांबा यहाँ है, कॉपर यहाँ है ना, कम अभिक्रियाशील है। चांदी यहाँ है, वो भी कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। सोना भी यहाँ, ठीक है। शानदार ट्रिक है, इसको ध्यान। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि होता है कौन सा? कौन सा होता है? लीवर यानी यकृत। तो हम लोग प्रयोगशाला के नाम से भी जानते हैं। यूरिया का निर्माण इसी से होता है, पित्त का निर्माण इसी से होता है ना। और एल्कोहल लेने से ज़्यादा क्षति इसी को पहुंचता है। जो कहता है किडनी खराब हो जाता है, किडनी नहीं खराब होता, ये लीवर खराब। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ और टर्म को। इसको थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इसे निकलता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, टॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर इसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है ना, काम इसका गड़बड़ा जाता है सही से अगर नहीं निकल पाता, ठीक है ना, तो आयोडीन जो है, आयोडीन का संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाता है और क्या होता है, ये ग्रंथि फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है, ये अपना आकार बढ़ा लेता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कलकंड, घेघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेघा रोग बोलते हैं। साथ में प्यूटिटरी ग्लैंड है, प्यूटिटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? थैला, जिससे कुछ ना कुछ निकले। ग्रंथि का मतलब क्या है? जिससे कुछ ना कुछ निकलता है। तो ग्रंथि से क्या निकलता है? या तो हार्मोन निकलेगा, या तो एंजाइम निकलेगा, या दोनों निकलेगा। ठीक है, मास्टर ग्रंथि हो गया। मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। मास्टर का क्या काम होता है? मास्टर का क्या काम होता है? विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखना, है ना। इसी तरह से ये हमारा जो प्यूटिटरी ग्लैंड होता है, वह शरीर के अन्य ग्रंथियों पर भी क्या रखता है? नियंत्रण। इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन मास्टर का भी मास्टर होता है ना, इसका एगो मास्टर है दिमागे में बैठल रहता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको जैसे कि एक है मास्टर का मास्टर, मास्टर का मास्टर का मास्टर, इसको बोलते हैं हाइपो। यानी प्यूटिटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ये ध्यान में रखिएगा। इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ का मतलब बढ़ने वाला हार्मोन, बढ़ाने वाला, शरीर बढ़ाने वाला। अब ज़्यादा निकल जाएगा तो खल्ली बन जाएगा लोग, ठीक है। कम निकलेगा तो राजपाल यादव यानी बौना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बौना बन जाएगा। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका पैंक्रियाज से बता ही दिए हैं कि पैंक्रियाज जो होता है, इसको हम लोग मिक्स ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स, मिक्स, मिक्स ग्रंथि क्यों कहते हैं? ग्रंथि जो होता है वो दो तरह का होता है। होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा क्या होता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उससे हार्मोन निकलता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। और जब यह दोनों निकलने लगे जिस ग्रंथि से, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्रंथि। तो ये अग्नाशय से एंजाइम भी निकलता है और इंसुलिन भी निकलता है। तो इंसुलिन का तो एग्जाम्पल हम बताए हैं, सॉरी, अग्नाशय से जो है वो हार्मोन भी निकलता है। तो हार्मोन में कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। हार्मोन में क्या हो जाएगा? कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिका, बीटा कोशिका, बीटा कोशिका। कमी से कौन सा रोग हो जाता है जी? कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज। तो देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? चीनी की बीमारी कहते हैं, चीनी की और लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब जो हर अति होता है टाइम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड। ब्लड को जमाने में कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सहायक है? ब्लड को जमा, ब्लड को जमाने में कौन सा है रिस्पॉन्स? उसका नाम है क्या? विटामिन
ठीक है। मान लीजिए कि शरीर में कहीं पे कट जाता है, होता क्या है, कुछ देर के बाद वहाँ पे देखिए कि ब्लड जो है वो, ठीक है, वो जो जमाया जाली जो बनाया है ना, वो कौन बनाता है, बनाने में हेल्प करता है विटामिन। विटामिन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? किलोक्यूनो। क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? किलोक्यूनो। विटामिन डी है, इसका नाम क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? फेरॉल। ठीक है। और विटामिन सी का क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड। और ए का हो जाएगा, हो जाएगा फैटी। ठीक है। अब देख लीजिएगा इसके खोज के बारे में। ए और बी दोनों का खोज किया था मैकुलन। सी का होलकट और डी का होपकिंस। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडेज जिसको। सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। जो गम्स होता है ना, वो कमजोर होने लगता है, ब्लड आने लगता है गम्स से। गम्स मतलब मसूर से ब्लड आने लगता है। और डी से हो जाता है क्या? रिकेट्स हो जाता है, हड्डी की बीमारी है। हड्डियाँ इसमें क्या होता है, कमजोर होने लगता है, उसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सूखा रोग भी। ठीक है। और ये तो आपको आ ही गया है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कि ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। कुछ देर पहले हम बताए थे कि जो टीबी का बीमारी होता है ट्यूबरकुलोसिस, वो उसी को हम लोग तपेदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक। और ये जो होता है आपका, किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से होता है। वायरस से बताए हैं। ठीक है। एड्स जो होता है वो किससे होता है? वायरस से हो जाएगा। पोलियो किससे हो जाएगा? जो वायरस। ठीक है। डेंगू। डेंगू। ठीक है। और भी है कोई? एड्स हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, कोरोना वायरस जो था वो भी। डेंगू जो होता है वो फीमेल एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू में जो होता है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड में 3 प्रकार का सेल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या जो है ना, वो अचानक से घटने लगती है। अचानक से घटने का मतलब है कि आपके शरीर में लेजीनेस, अलसीपन नहीं कर, ठीक है ना, तो वो अचानक से प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। इसमें डेंगू में कवक है, तो कवक से गंजापन होता है, खुजली सब जो होता है कवक से होता है। प्रोटोजोआ जो होता है वो, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ठीक है, चलिए। अब है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सेल इज। मानव की कोशिका में जो होता है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 36। इसी को हम लोग बोलते हैं 23 जोड़ा। 23। इसमें 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। लिंग निर्धारण का क्या मतलब? लड़का होगा कि लड़की हो, लड़का होगा कि लड़की हो। ठीक है। ये हो गया आपका। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुण। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा भाग पानी का संचालन करता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट। तो पौधे में जो टिश्यू होता है उत्तक में, एक होता है सरल। सबसे पहले उत्तक तो 2 तरह का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजयोतक।
और एक होता है स्थायी यानी परमानेंट। अस्थायी उत्तक जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, एक होता है जटिल अस्थायी। सरल अस्थायी उत्तक जो होता है वो तीन तरह का होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जबकि जटिल अस्थायी उत्तक जो होता है वो दो तरह का होता है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम। और भोजन जो पत्ता में पौधा पौधा का जो लिप्स होता है, पत्ता होता है, उसमें जो भोजन का निर्माण होता है ना, तो भोजन के निर्माण के लिए भाई, भोजन का निर्माण तो पत्ता में हो रहा है, लेकिन चाहिए तो पूरा शरीर, पूरा मतलब कि पौधा में ना चाहिए। तो उसका ग्लूकोज बन रहा है वो, तो उसको क्या करता है, ढोने का काम कौन करता है, पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है खाद्य पदार्थों का। जबकि जल का परिवहन जो है वो कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम। ठीक है, ज से जल और ज से जाइलम, फ से फ्लोएम और फ से फूड। फूड को पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम, जाइलम को पहुंचा ऑन, जल को पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है? ये दोनों आपका जो होता है, ये आपका फ्लोएम फूड को, ठीक है, और जाइलम किसको, जल खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। तो ध्यान में रखिए। और ये दोनों जो है, ये दोनों जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी जटिल अस्थायी उत्तक को ध्यान में एक बार और हम बता देते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है क्या। प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है, पादप उत्तक, एक होता है विभाजयोतक। तो हम इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक। और एक होता है अस्थायी उत्तक, तो हम लोग बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, ये दो तरह का होता है, विभाजयोतक, परमानेंट। विभाजयोतक जो होता है वो तीन तरह का होता है, तो समझिएगा पहले। विभाजयोतक जो होता है वो कितने तरह का होता है, तीन तरह का। एक होता है एपिकल, क्या होता है, एपिकल। एक होता है लैटरल, क्या होता है, लैटरल। एपिकल, लैटरल, इंटरकैलेरी, इंटरकैलेरी, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलेरी। ये शीर्षस्थ इसको बोलते हैं, इसको पार्श्वस्थ बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में ध्यान में, इसे इसको याद रखिएगा। बायोलॉजी का जो अधिकांश टर्म होता है उसको अंग्रेजी में याद रखिएगा, तो अंग्रेजी में ज़्यादा समझ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलेरी। ठीक है, एपिकल में क्या होता है, तो एपिकल में लंबाई बढ़ता है, क्या होता है, एपिकल में क्या होता है, लंबाई बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लंबाई। और लेटरल में क्या होगा, गोलाई, गोलाई बढ़ता है। ठीक है, लेटरल में क्या होता है, गोलाई। और इसमें जो है लगभग ये बीच का पोर्शन आता है इसमें लगभग। और अस्थाई में जो होता है, अस्थाई जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सरल और एक होता है जटिल। यानी सरल अस्थाई उत्तक और एक होता है जटिल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक। अब देखिए, सरल अस्थाई उत्तक जो होता है ये आपका तीन तरह का होता है। सरल अस्थाई उत्तक जो होता है ये तीन तरह का होता है। एक का नाम है पैरेन काइमा, पैरेन
का नाम है कोलेन काइमा, पैरेन काइमा, कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, पैरेन काइमा, कोलेन काइमा, और एक होता है एस्केलेरेन काइमा। रेन, ये 3 तरह का हो गया सरल अस्थायी ऊतक, पैरेन काइमा, कोलेन काइमा, एस्केलेरेन काइमा। ठीक। और अगर हम इसमें जटिल में आते हैं तो जटिल में हमने अभी 2 तरह का देख लिया। कौन सा देख लिया? होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पादप ऊतक जो होते हैं वो 2 तरह का होता है। एक का नाम है विभाजयोतक ऊतक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक्स कहते हैं, और एक का नाम है अस्थायी ऊतक। विभाजयोतक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। काम विभाजयोतक को हम लोग जो है वो 3 भागों में बांटते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलेरी। ठीक है, और अस्थायी ऊतक को हम लोग जो है 2 भागों में बांटते हैं। इसका हिंदी में के बारे में बता देंगे, सरल और जटिल। सरल में क्या हो जाएगा? पैरेन काइमा, कोलेन काइमा, एस्केलेरेन काइमा। और जटिल में कौन सा हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा, ये आपका जो है पौधा में लचीलापन के लिए जिम्मेदार होता है, लचीला। काफी बार पूछा गया है लचीलापन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? यह कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, इसका जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्लेरन काइमा का। जैसे वो नारियल का जो होता है, नारियल का छिलका इसी का बना होता है, स्क्लेरन काइमा का। इसका बना होता है स्क्लेरन काइमा का। और अखरोट का नाम आप लोगों ने सुना, अखरोट का जो बाहरी कवर होता है ना, वो भी किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा का बना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसका लिख सकते हैं स्क्लेरन काइमा का नारियल। ठीक है, नारियल का छिलका, और अखरोट, अखरोट का कवर जो, ये सब इसका बना होता है। और कोलेन काइमा जो है लचीलापन के लिए जिम्मेदार है। और ये दोनों जीवित होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा कि पैरेन काइमा, कोलेन काइमा जो होता है वो जीवित होता है, जीवित जीवित कोशिका के नाम कहेंगे इसको। और स्क्लेरन काइमा डेड होता है, पड़ा हुआ। ये इस तरह से हम लोग आज जो है 20 सवालों को देखे हैं, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से प्यार दुलार दिखाते रहिएगा, मन कर शेयर कीजिए। ठीक है ना। साइंस का ये काफ़ी शानदार हम लोग सीरीज लेकर के चल रहे हैं, भी एग्जाम होने वाला साइंस आ रहा है, तो क्लास से प्रश्न वहाँ बस से ही देखने को मिलने वाला। ठीक है ना। और कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कि इस नश्वर शरीर पर हमें ना घमंड होना चाहिए, इस नश्वर शरीर पर हमें ना घमंड होना चाहिए, परिस्थितियां कैसा भी हो हमें आनंद होना चाहिए। दिल में जज्बा हो यदि कुछ कर गुजरने का, दिल में जज्बा हो यदि कुछ कर गुजरने का, तो हौसला हमेशा बुलंद होना, हौसला है। धन्यवाद।